तो अब बच्चों हम बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 की। अब जो पोस्टुलेट नंबर 3 है ना वेस्पर थ्योरी का, वो पूरी हमारे को जब भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल बताना है तो हम बात करेंगे पोस्टुलेट नंबर 3 की। तो हमारे को जितने भी बॉन्ड एंगल्स के क्वेश्चन है वो सारे इससे ही सॉल्व होंगे। मतलब आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हो ना बॉन्ड एंगल के, वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या बात है ये, क्या बात है ये साहब। तो बात करें फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम फर्स्ट। क्या बात करने अपने को, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है सबसे पहले सेंट्रल एटम की। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लग गई सेंट्रल एटम की, जैसे मान लीजिए sp sp2 और sp3, इन तीन, ये कोई तीन मॉलिक्यूल आपको दिए हुए हैं और उनके हाइब्रिडाइजेशन ये है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा हुआ है। इसका कितना है 50%, इसका कितना है बच्चों, बताओ बताओ 33%, और इसका कितना हो जाएगा 25%। अब परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसका कितना होता है, लीनियर होता है 180 डिग्री। sp2 का कितना होता है बेटा 120 डिग्री। sp3 का कितना होता है बेटा 10928 मिनट। ठीक है साहब। अब बात कर लिया अपन ने, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन, आपको एक क्वेश्चन दिया उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब जब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन वो सेम आ रही है, तो अब क्या बात करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर को। किसको डील करेंगे अपन, लोन पेयर को डील करेंगे। अगर लोन पेयर बढ़ रहा है सेंट्रल एटम के अंदर, अगर लोन पेयर बढ़ रहा है सेंट्रल एटम के अंदर, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो, ज्यादा हो, तो उसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा क्या रहेगा, कम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर भी हम मान लो सेंट्रल एटम के अंदर सेम डाल दिए, ठीक है, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के अंदर लोन पेयर क्या रख दिए बच्चों, सेम रख दिए। देन हमारे को क्या चेक करना है, en चेक करनी पड़ेगी। अब ये en क्या है साहब, ये क्या नहीं बला हुई, हम इसको कंप्लीटली डील करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो en होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की शक्ति। अब इसको हम बात करें तो इसका ये जो फैक्टर है en वाला हम फैक्टर की बात करें, जो en होता है, अगर सेंट्रल एटम की en ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर सराउंडिंग एटम जो जुड़े में है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा ना आपको, तो जो सराउंडिंग एटम है अगर उसकी en ज्यादा है, अगर उसकी en ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे, हम जब भी सराउंडिंग एटम को देखेंगे तो सराउंडिंग एटम, ये थोड़ा घोच हो चुका है, आपको दिखेगा ही नहीं, इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूं। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, सराउंडिंग एटम की, तो उसके अंदर अगर en क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, en हमारा क्या हुआ, बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं अपन, ये पूरी चीज अपन ने समझ ली। अब इस चीज को अपन एग्जाम्पल्स के अंदर अप्लाई करते हैं। अब कोई 5-10 एग्जाम्पल करते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बात करेंगे अपन एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्टुलेट नंबर 3 की। लेकिन यार उससे पहले एक बात बतानी थी मेरे को, वो जो कि इंपॉर्टेंट बात है, वो बात कहना चाहता हूं कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 sp3 और sp के अलावा, जैसे sp3d sp3d2 sp3d3, जब भी हम उनकी बात करेंगे तो हम उनकी पहले शेप चेक करेंगे। अगर शेप उनकी अलग है, लोन पेयर आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो चेंज हो जाएगा। जब बॉन्ड एंगल चेंज हो गया मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी शेप के ऊपर। अब शेप के अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना सर। अब बात कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल्स की। अब एग्जाम्पल्स के अंदर जो पहला एग्जाम्पल है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 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 sp3। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे लोन पेयर कितना हो रहा है, 0। यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। अब लोन पेयर यहाँ पे कैसे बता दिया, मैंने उधर डायरेक्ट बता दिया आपको। लेकिन अब बात करते हैं, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 5 है। बॉन्डेड आइटम्स कितने हैं, 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब यहाँ पे चारों के चारों बॉन्डेड एटम है, तो क्या हो जाएगा, n = 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के इक्वल हो गई 10928 मिनट्स, इसका परफेक्ट एंगल रहेगा। अब बात कर लेते हैं अपन NH3 की। अब NH3 की अपन बात करें, 5 + 3
डिवाइडेड बाई 2, 8 आ गया। अब 8 आ गया तो 3 ही आ रहे अपने, तो 3 ही आ रहे हैं, तो मतलब 3 सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आते ही तो 3 तो खत्म हो गए, बॉन्ड पेयर के अंदर चले गए बच्चों, चले गए कि नहीं चले गए, और 1 बच गया अपने पास। और जब 1 बच गया तो 1 कहाँ आ जाएगा, लोन पेयर के अंदर आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसे ही इसी की बात कर लेते हैं, तो अब बात कर लेंगे 5 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाई 2 4, सारे को सारों का हाइब्रिडाइजेशन अपन ने 4 निकाला, मतलब सही निकाला अपन ने, हाइब्रिडाइजेशन सही लिखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे तो बॉन्डेड आइटम्स कितने दिख रहे हैं आपको, बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएंगे 2 लोन पेयर हो जाएंगे। अब जब 2 लोन पेयर हो गए तो मैंने एक चीज बताई थी, सबसे पहले अपने को हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, सेम आ गई, देन हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे बढ़ेगा तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, इसकी बात कर लेते हैं, सेकंड एग्जांपल की। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, आप लोगों को दिखेगा नहीं वरना। तो अब ये तो सबका हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, बॉन्ड एंगल आप लोगों को पता चल चुका है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, सेकंड एग्जांपल की। अब सेकंड एग्जांपल बोल रहा है कि अपना CO2 है, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 = 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरिन के अंदर बच्चों, जल्दी से बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 ही क्या हो जाएगा यूनिवैलेंट एटम, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, n = क्या आ जाएगा 3, n = 3 आते हैं, मतलब sp2। इसका कितना हो जाएगा sp3, इसका कितना हो जाएगा sp3, इसका कितना हो जाएगा sp3। बच्चों ये हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, और मुझे कोई भी दिक्कत हो आपको तो मुझे आप कॉल या टेक्स्ट या जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन CO2 की। अब CO2 के अंदर मैंने एक चीज बताई थी, पहला पॉइंट जो था कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ा तो CO2 आ गया सबसे आगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात कर लेते हैं अपन sp2 और sp3। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल की अपन बात करें तो sp2 जो होता है, जो कि क्या है अपना ट्राइगोनल प्लेनर होता है और एंगल होता है 120 डिग्री, और जो अपना sp3 होता है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.28 मिनट्स का। ठीक है सर, तो 120 ज्यादा होता है कि 109, बच्चों जल्दी से बताओ, 109 ज्यादा होता है ना, तो ये हो गया अपना BF3 सबसे आगे। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं अपन CH4 NH3 और H2 हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन तीनों की सेम। अब क्या चेक करेंगे बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या था, लोन पेयर। अब लोन पेयर मतलब बढ़ेगा, यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, क्योंकि बॉन्डेड एटम तो कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, यहाँ 2 हो रहे हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन मतलब n = 4 हो रहा होगा, यहाँ पे n = 4 तो दिख रहा है अपने को, यहाँ पे n = 3 दिख रहा है, मतलब 4 है लेकिन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ गया, यहाँ पे तो 2 ही है बॉन्ड पेयर, तो मतलब 2 लोन पेयर होंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा अपना, देखो ये भी स्टंट करके बता रहा है कि CH4 का ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं अपन, अब थोड़ा सा रब कर दूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर से आप मुझे बोलेंगे, तो अब इसकी बात कर लेते हैं अपन, इसकी I3- की। अब I3- की हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे बताएंगे क्या होगी बच्चों, sp3d कैसे हुई, 7 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब भाई साहब हमारे पास तो बॉन्डेड एटम तो 2 ही है, अब जब बॉन्डेड एटम हमारे पास 2 है तो मतलब 3 लोन पेयर होंगे इसके पास, क्योंकि 5 - 2 = 3। ठीक है सर, तो I3- हो गया। अब I3- हो गया तो इसका जो शेप रहेगा, शेप के अंदर अपन लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं ना बच्चों, बच्चों ये गलती मत कर देना, कभी भी लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं शेप के अंदर। तो अब इसका क्या रहा शेप, लीनियर शेप रहा। अब लीनियर शेप का एंगल कितना होता है बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये भाई साहब तो सबसे आगे रहेंगे, इसका सॉर्ट आउट हो गया पूरा मैटर। अब बात कर लेते हैं अपन SiCl4 BCl3 और H2S की। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाले इनका। अब कहे सीताजी वाला ग्रुप है ये, तो मतलब कार्बन वाला ग्रुप है, सीताजी कहेगी। अब सीताजी कहेगी तो ये क्या है भाई साहब, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। वैसे ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 में नहीं होता, ये ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट प्योर ऑर्बिटल्स में कंसिडर्ड होते हैं, इसको बाद में डील करेंगे अपन। अब बात कर लेते हैं अपन SiCl4 और BCl3 की। जब BCl3 की हम बात करें तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और SiCl4 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है कि sp3 का बच्चों, sp2 का ज्यादा होता है, तो भाई साहब I3 माइनस फिर आ गया अपना BCl3, फिर क्या हो जाएगा SiCl4 और फिर क्या आ जाएगा अपना H2S। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये कार्बन डाइसल्फाइड है, जैसे CO2 होता है ना बच्चों, वैसे क्या होता है कार्बन डाइसल्फाइड। ये ऊपर वाला एग्जांपल हटा रहा हूं मैं। तो अब बात कर लेते हैं अपन कार्बन डाइसल्फाइड की। अब इसका क्या रहेगा बॉन्ड एंगल, इस भाई साहब का बॉन्ड एंगल रहेगा जो CO2 का होता है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री। ठीक है। अब SO3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा बच्चों, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा बच्चों, sp3, इसका क्या रहेगा बच्चों, sp3। ठीक है। अब यहाँ पे दो का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 क्योंकि sp तो ज्यादा हो गया सबसे, फिर कौन ज्यादा हो जाएगा, sp2, मतलब क्या हो जाएगा SO3 आ गया उसके बाद। अब बात कर लेते हैं sp3 और sp3। अब SO3 -2 और H2O में से बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका, SO3 -2 का। अब भाई साहब ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो SO3 -2 है यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर है, और जो अपना H2O है उसके अंदर कितने लोन पेयर है बेटा जी, 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। तो बात करेंगे अपन SO3 -2 और H2O। बात क्लियर है बच्चों। और ये लास्ट एग्जांपल BrCl-, BCl3, SO2 और H2O, ये आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है साहब। तो बच्चों बात करते हैं अपन ड्रैगो रूल के, जो कि हमने पिछले एग्जांपल में बात करी थी। एक एग्जांपल था H2S, जिसको मैंने बोला था कि ये ड्रैगो रूल का है, उसको हम बाद में डील करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपन ड्रैगो रूल की। जो भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड पीरियड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो कि इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स के अंदर, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, अगर वो किससे बॉन्डेड हो, लेस EN एटम से। द elements of third period and below third period do not participate in the hybridization when bonded with the less EN atom। ठीक है सर। अब बात करते हैं अपन H2O और NH3, ये तो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये जो PH3, ASS3, SBS3, H2S, H2SC, H2T, ये ऑलमोस्ट इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके जो प्योर p ऑर्बिटल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली प्योर p ऑर्बिटल ही होते हैं। ठीक है साहब, ये बात हो गई अपनी। अब बात करते हैं, ये ना सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, और जो इनका बॉन्ड एंगल रहेगा ना वो अप्रोक्सीमेटली 90 से 95 के बीच में रहेगा बॉन्ड एंगल। ठीक है साहब, ये है बॉन्ड ड्रैगो रूल। लेकिन इसका एक मेन पॉइंट है जो ड्रैगो रूल का है, लोन पेयर होना बहुत जरूरी है सेंट्रल एटम के अंदर। अगर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के अंदर, देन ड्रैगो रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम पॉस्टुलेट नंबर 5 की, जो कि सेकंड लास्ट क्या है, पॉस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का। अब जो ये पॉस्टुलेट है वो बोलता है क्या है कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है ना, ये डी बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज चल रही है, तो आपको मैं नोट्स सारे PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज के, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है ना वो ऑक्यूपाई करता है मोर वॉल्यूम देन द सिंगल बॉन्ड। मतलब अगर जब वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जब एंगल ज्यादा हो गया तो हमारे को अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि साहब ये थीटा ज्यादा होगा या ये फाई ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो आपको कैसे डील करना है समझ में आ गया कि आपको देखना है कि डबल बॉन्ड तो नहीं है उस मॉलिक्यूल के अंदर। अगर डबल बॉन्ड है तो उसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं इस मॉलिक्यूल की, COF2 की। अब यहाँ पे जो हमारा phi1 और phi2 है ना वो क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू phi3, क्योंकि ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये जो वॉल्यूम जब ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो ऑब्वियस बात है ये ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो यहाँ पे कम होना पड़ेगा। अब ये कम हुआ तो मामला क्या हो जाएगा, phi1 इज इक्वल टू phi2 इज ग्रेटर देन phi3। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात करेंगे हम एक पॉस्टुलेट नंबर 6 की, जो कि लास्ट पॉस्टुलेट है। ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं अपन कौन से की, पॉस्टुलेट नंबर 6 की, किस थ्योरी का, वेस्पर थ्योरी का। तो अब बात करते हैं, ये हमें कहना चाहता है कि अगर
En हमारे सेंट्रल एटम की ज्यादा है किससे, सराउंडिंग एटम से, देन जो हमारा जो डबल बॉन्ड होगा ना वो ज्यादा एरिया कवर करेगा लोन पेयर के कंपैरिजन में। जनरली क्या होता है, जो लोन पेयर वाला एरिया होता है वो ज्यादा एरिया कवर करता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या सीन हुआ, जब हमारी सेंट्रल एटम की क्या हो गई, En ज्यादा हो गई सराउंडिंग एटम से, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। वो पुल की वजह से क्या हो जाएंगे, जो जो अपने क्या होते हैं प्लेनर जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े स्लाइटली शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स द डबल बॉन्ड रिपेल द सिंगल बॉन्ड मोर, द डबल बॉन्ड रिपेल द सिंगल बॉन्ड मोर देन द लोन पेयर। एप्लीकेबल ऑन द इक्वेटोरियल बॉन्ड, हम एक्सियल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हमारा मॉलिक्यूल कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो ये इफेक्ट लगेगा वो कौन सा यहाँ पे लगेगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। तो बेटा जी अब क्या है, हम जो हमारा पोस्टुलेट नंबर 6 है उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि वो पोस्टुलेट समझाना क्या चाह रहा था। तो अब बात कर लेते हैं, हमने ये 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। यहाँ पे जो हमारा सल्फर है एक सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन एक हाई ईएन एटम है, कार्बन एक लो ईएन एटम है सल्फर के कंपैरिजन में, और हमारा लोन पे है। तो अब बात करते हैं, ये जो 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं ये क्या है, प्लेन के अंदर है, और ये जो डैश पे लगा हुआ है वो क्या है, बिलो द प्लेन है, और जो वेज पे लगा फ्लोरीन है वो क्या है, अबव द प्लेन है। तो अब बात करें, ये जो थीटा है इन तीनों के बीच में, तो ये क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है ना वो क्या लेस ईएन एटम है, तो सल्फर क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये जो थीटा होगा इस थीटा को कर देगा वो कम। अब थीटा कम हो गया, अब यहाँ पे इतना नहीं हो पाता, थीटा कम इतना नहीं हो पाता, और यहाँ पे सबसे कम होता है। तो जो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल रहेगा ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर हम जब बात कर रहे हैं तो वो रहेगा θ2 is greater than θ1, θ1 is greater than θ3। तो मतलब अब रिपल्शन की हम बात करेंगे, रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा 3 के अंदर, फिर 1 के अंदर और 2 के अंदर। तो बच्चों यहां पे आपका वेस्पर थ्योरी कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, मैं ये सब जितने भी अपने लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं मैं उनका आपके नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा मैं उसे, गूगल ड्राइव का। और दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, उन बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाइए जिनकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत है, जो इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि अब लॉकडाउन खुलते ही नीट का और मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो हमारा इनऑर्गेनिक तो कम से कम कंप्लीट करके जाना ही है। मैं ये इस चैनल पे ये कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सपोर्ट।